देना पड़ा मनीष जी, बिल्कुल देना पड़ा, और देश ने वो तस्वीरें भी देखी। लेकिन आज सवाल ये कि ये तस्वीरें जो है कल जो जनेश्वर मिश्र की जयंती पर जिस तरह से दिखी है, शिव तांडव हो रहा है, शिव स्तोत्र हो रहा है, बटुक वहां पर पहुंचे हैं और मंत्रोच्चार हो रहा है, ऐसी तस्वीरें बहुत कम दिखती है, या यूं कहिए कि ये इतने बड़े पैमाने पर पहली बार दिखी है। पीडी का मतलब पंडित, क्या ये मान लिया जाए कि ब्राह्मण समाज ही उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा तय करेगा, और इसीलिए अखिलेश यादव को ये बात अब समझ में आ गई है? इसमें लग रहा कि बेसिकली समाजवादी पार्टी एक आकलन कर चुकी है कि जो सोशल लोकेशन वाला हिस्सा है वो पूरी तरह से मजबूती से हमारे साथ खड़ा है, ये शायद वो आकलन कर लिए। अब जहां अब इनके इनके कोर वोटर में जहां थोड़ा डिबेट उसके सोर्स क्या है मनीष जी, आप तो बारीकी से नजर रखते हैं। देख, मैं यही कह रहा हूं कि सोच यही है कि अब भाजपा के कोर वोटर को भी अपने पास लाया न भी जाए तो उसको निष्क्रिय कर दिया जाए। 24 में यही तो हुआ। बहुत बड़ा, देखिए ये जो अपर हिस्सा है ये संख्या में जरूर कम होता है, लेकिन उसके पास जो सामाजिक पूंजी होती है बहुत बड़ी होती है। वो एक तरह से कह लीजिए कि ओपिनियन मेकर होता है, वो समाज के बड़े हिस्से को तैयार करता है। अगर उसको भाजपा के पार्टी से अगर उसको केवल निष्क्रिय भी कर दिया जाए तो बहुत नुकसान हो जाएगा बीजेपी का। ये 24 में हुआ था, वो हिस्सा पार्टी का हिस्सा न रहते हुए भी कार्यकर्ता की तरफ मूव करता है। वो अपने आसपास जो ढेर सारे अलग अलग समाज के लोगों को भाजपा के लिए तैयार करता है। ठीक है, अगर वो निष्क्रिय होगा तो मेरा ये मानना है कि अखिलेश की दिशा हमको जो लग रहा है कि अपने सामाजिक लोकेशन को मजबूत करते हुए भाजपा के वोटर्स में बिखराव डालना, ये हमको लगता है उनकी दिशा समझ में आ रही है। तो ये रणनीति समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं सेट कर रही है, ये सिनेरियो सेट कर रही है, उसको समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं दूरी बना रहे हैं ब्राह्मण समाज या अगला समाज, इसलिए उनको साधने की कोशिश की जा रही है, कवायद की जा रही है। तो क्या, आऊंगा अभिषेक मिश्रा जी आपके पास, क्या मनीष जी इससे उनका कोर वोटर थोड़ा सा नहीं छिटकेगा, दूरी नहीं बनाएगा क्या? नहीं, अगर उसके लिए अगले चरण का एजेंडा नहीं लाएंगे तो वो कोई अस्थायी रूप से अखिलेश के पास नहीं आया। यानी यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी पीडीए के और टुकड़े होंगे, अभी और मायने निकाले जाएंगे आने वाले समय पे, कहा जा सकता है ये? क्या मैं आपकी बात सुना नहीं? यानी कि पीडीए के अभी और भी अर्थ निकाले जाएंगे आने वाले समय पे, समय की मांग के अनुसार। देखिए, एक चीज तो चली गई है बीजेपी के खिलाफ जो है उस खास करके सोशल लोकेशन में कि आरक्षण के विरोधी हैं, सामाजिक न्याय के विरोधी हैं। ये बात चली गई उत्तर प्रदेश की जनता में, संविधान को चेंज करना चाहते हैं। ये तुक्का नहीं गया है, ये चला गया है, वास्तव में चला गया। तो अब अखिलेश यादव को लग रहा है कि वहां हमारे न कुछ करने पर भी बीजेपी के खिलाफ एक गुस्सा चला गया, तब भी वो हमारे साथ ही रहेंगे। जैसे बहुत बड़े दायरे में मैं देख रहा था, खास करके अल्पसंख्यक समाज के लिए वो बहुत बड़ा दायरा ऐसा सोच के चलता है, या बीजेपी ऐसे सोचती है, मान लीजिए कि अपर हिस्सा जाएगा कहां, वो भी सोचती है, और वहां से थोड़ी लापरवाही हो जाती है, और इसी दौरान वो दरक जाती है जमीन, उसका अपना वापस आएंगे मनीष जी। अभिषेक मिश्रा जी का रुख करें, ठीक है। अभिषेक मिश्रा जी, बहन जी भी अब सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए तमाम तरह की योजनाएं बना रही हैं, और धरातल पर उसको दिखाने के लिए कोशिश भी, कवायद भी लगातार जारी है। अभी पीडीए का नारा दिया था समाजवादी पार्टी ने, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक का बहुत बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया गया। अब अचानक से पीडी पंडित हो गया है, और हालांकि ब्राह्मणों की बात की जाए, सबसे ज्यादा टिकट आपने दी थी, याद है, 60+ ब्राह्मणों को आपने चुनावी मैदान में उतारा था, और कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि ब्राह्मण समाज बसपा के साथ भी गया है। इस बार आपकी क्या रणनीति, और ये पीडी जो पंडित में तब्दील हो गया है, क्या लगता है कि आपकी रणनीति जो है ब्राह्मणों को साथ लाने की, वो कहीं ना कहीं से कमजोर नजर आ रही है क्या इसके बाद? देखिए, जहां तक मुझे लगता है कि ये जो जुमले की इस समय रणनीति चली है, उसके आधार पर ही सिर्फ पी से पंडित बोल दिया गया है। इसका तार्किक मतलब कोई इसलिए नहीं होता कि अगर पी से पंडित है तो फिर पिछड़ा कहां गया, अगर पीडी से पंडित है तो फिर दलित कहां गया। और भाजपा और सपा का पुराना इतिहास रहा है, मुझे 92 से आज तक याद है कि उन्होंने देश को आरक्षण, जाति, पात, इन चीजों में बांटने का काम किया है। अभी तक जो चुनाव, पी का मतलब अगर प्रगति और पार्टिसिपेशन बोलते कि सहभागिता रहेगी, प्रगति करेगा देश, तो शायद अच्छा होता। जिन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़कें, उन मुद्दों की बात ना कर करके जातिगत आधार पर बांटने का पूरा प्रयास है। और पंडित
पंडित जो शब्द है ब्राह्मण, उसका सामाजिक और बौद्धिक रूप से बहुत बड़ा योगदान रहा है समाज में। तो मुझे नहीं लगता है कि पंडितों को इन बातों से कोई असर पड़ता है, ब्राह्मण समाज को कोई असर पड़ता है कि आप पी से पंडित बोल रहे हैं या पीड़ित बोल रहे हैं या पिछड़ा बोल रहे हैं। और निश्चित रूप से जो चुनाव है सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय जो बसपा की जीत रही, जैसा कि आपने बताया 60 से अधिक ब्राह्मणों को टिकट दिया गया, तो जो 50 मंत्री थे, 50 लोगों का मंत्रिमंडल था सन 2007 में, तो उसमें 7 ब्राह्मण मंत्रियों को स्थान दिया गया था। अब सपा और भाजपा को अपना आकलन करना होगा कि उनके कार्य में उन्होंने कितने ब्राह्मण समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया है। ठीक है सलील बिश्नोई जी, आकलन करना होगा, लेकिन एक बहुत बड़ा आरोप कल मंच से लगा। मनोज पांडे, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आपकी सरकार में किस तरह से ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न हुआ, सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए आपकी सरकार में। तो ब्राह्मणों ने अगर मिलकर आपकी सरकार बनाई, उसके बावजूद अगर सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुआ है, तो आखिर कैसे वापस आएगा 27 में आपके पाले में? बिश्नोई जी देखिए, जो भी इनकाउंटर हुए वो अपराधियों के हुए हैं, और अपराधी की कोई जात नहीं होती है। अगर जो समाज में एक अपराधी की तरह जिसकी पहचान है और अगर उसका इनकाउंटर हो आवश्यक हो रहा है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और ये सब राजनीतिक बातें हैं। क्या मतलब कौन सी पार्टी अपना उस पर बैनर लगा सकती है ब्राह्मण अपराधी पर? कोई नहीं लगाएगी। तो ये इसको इस तरह से रंग देना ये गलत है, ये राजनीतिक भाषा है। नहीं, फिर ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, मुस्लिम सामाजिक रणनीति की जरूरत क्यों पड़ रही है ना एमएलसी साहब? सवाल ये है। समाज को बांटने की कोशिश की गई तो देश कमजोर होगा, समाज कमजोर होगा। हमारे तो ये सवाल आपने अपने उन क्षत्रिय विधायकों से पूछा था क्या, या पार्टी के सीनियर लीडर ने ये सवाल पूछा था जब बैठकें हो रही थी? क्षत्रिय समाज के विधायक एक साथ इकट्ठे हो रहे थे, हालांकि ऊपर से तो रोक लगा दी गई थी, लेकिन नाराजगी नजर आई थी। नहीं, नाराजगी देखिए, किसी भी समाज के लोग आपस में मिलते बैठते हैं, उसका कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन वहाँ कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं होना चाहिए। मिलने जुलने में क्या दिक्कत है? होली मिलते हैं, दिवाली मिलते हैं, लोग सब अपने आपस में साहब, लोग मिलते अगर हैं। कोई पार्टी करेंगे, डिनर करेंगे, लंच करेंगे, तो सभी को बुलाएंगे। उसमें ये थोड़ी कहेंगे कि नहीं ठाकुर जाति के लोग ही आकर के डिनर करेंगे, मलाई खाएंगे। अगर राजनीतिक चर्चा नहीं थी, अगर केवल सामान्य चर्चा थी, तो केवल वर्ग विशेष के लोगों को क्यों आमंत्रित किया गया था? किस लिए बैठक की गई थी? देखिए, ये ऐसा जब किया गया तो लगा कि इसका गलत मैसेज जा रहा है, इसलिए पार्टी ने उसको रोक दिया। ठीक है, हम कोई गलत मैसेज समाज में नहीं देना चाहते जात पात का। हम तो सबको साथ लेके, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के साथ चलने वाले लोग हैं। ठीक है सलील बिश्नोई जी, लेकिन अगर आंकड़े उठाकर देखेंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात आप जरूर कर रहे हैं, लेकिन आंकड़े देखेंगे और मनीष शर्मा जी के पास इसके बाद चलेंगे और वो भी बताएंगे इस बात को कि आंकड़ों के मुताबिक अगर आप ये बात कह रहे हैं कि सभी अपराधियों के खिलाफ समान कार्रवाई हो रही है, तो कुछ आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं झोलझाल है। मनीष जी आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन अनु अवस्थी जी आपका एक कमेंट, ब्राह्मण समाज क्या सोच रहा है इस वक्त, क्योंकि आप भी कई ब्राह्मण संगठनों से जुड़े हुए हैं, आखिर इस बार किधर मूवमेंट रहेगा? भारतीय जनता पार्टी में आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज शोषित, खासतौर पर से विकास दुबे की घटना के बाद से, इसके बाद यूजीसी जो लाने की कोशिश की गई उसके बाद से बिखराव नजर आ रहा है। अनुशी जी, किधर जाएगा इस बार ब्राह्मण समाज? ब्राह्मण देखिए शुरू से भाजपा के ही साथ रहा है, क्योंकि ब्राह्मणों को वहीं पे सम्मान मिला है, वहीं पे उनको एक कैटेगरी, वहीं पे मंदिर, वहीं पे हर चीज है। तो ब्राह्मण भाजपा को छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं है। ब्राह्मणों की नजर में पीडीए का मतलब है पालतू, दबंग, अपराधी। ये ब्राह्मणों की मीटिंग में चलता है, कहीं पे कुछ भी चलता हो, लेकिन जो ब्राह्मणों की मीटिंग हो रही है, जो हमारे कानपुर का ब्राह्मण है वो बता रहा है कि कोई भी वहां पे ज्ञानेश्वर मिश्रा पार्क की मीटिंग में नहीं गया था। तो ब्राह्मण को भाजपा से ज्यादा कोई सम्मान नहीं दे रहा, ब्राह्मण कहीं और जाने वाला नहीं है। कोई गलत फहमी में न रहे कि ब्राह्मण का पंजीरी खिला के अपनी तरफ कर लो, पंजीरी नहीं, लेकिन अवस्थी जी, चढ़ावा चोरी के बाद से तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। बटुकों की चोटी खींची गई, इसी सरकार में खींची गई, और उस पर किसी भी बड़े नेता ने आकर स्पष्टीकरण भी नहीं दिया या फिर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई।
तो इसको लेकर तो कोई नाराजगी है ना? नहीं नहीं, नाराजगी अपनी जगह, हम लोग अपने परिवार में गुस्सा और खुश हो लेंगे, लेकिन किसी और को अधिकार नहीं देंगे। हमारे बटुक का साथ जो हुआ, हम लोगों ने उसकी नाराजगी जाहिर करी, उसका रिजल्ट मिला हमको, लेकिन कोई हमारे घर में और घुसी आवे ये हम लोगों का बर्दाश्त नहीं। हमारे समाज में, हमारे घर में, हमारे लोगन की चलेगी। कोई तीसरा आके लबर लबर बड़ी अम्मा बने, इतनी छूट हम लोग दिए नहीं है। ठीक है, आर उस्मानी साहब आपके पास आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बार अखिलेश यादव जी की बाइट प्ले करिए। अखिलेश यादव का वो पूरा स्टेटमेंट सुनाइए जो कल जनेश्वर नेशनल पार्क में दिया गया, एक बार सुनाइए। सुनाओ। लोग पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है, और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडी और मजबूत दिखाई देगा। उस्मानी साहब, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जो लोग पीडीए की अलग अलग परिभाषा बताते हैं उनके लिए ये संदेश है। तो पीडीए की अलग अलग परिभाषा तो अखिलेश यादव जी खुद बता रहे हैं। पहले पीडीए की परिभाषा पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक थी, और अब नई परिभाषा पंडित है। तो वो तो खुद ही परिभाषा अलग बता रहे हैं ना, दूसरों को क्या कह रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि चूंकि समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में एक नंबर की आज पार्टी बन गई है और देश की तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है, तो भारतीय जनता पार्टी और उसके आनुवंशिक संगठन और उसके समर्थक जो हैं, उनके पेटों में दर्द हो रहा है। वो झूठ गढ़ रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था बड़े शांतिपूर्वक सभी लोगों को, तो कह रहे थे कि जनेश्वर मिश्रा जी की कभी जयंती नहीं मनाई गई, चुनाव है, चुनावी वर्ष में मनाई गई। मैं चैनल के ऊपर बैठ के और मतलब गारंटी के साथ बता रहा हूं कि मैं जब से समाजवादी पार्टी में हूं, तब से लगातार जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती मनाई जाती है। श्री परशुराम की जयंती की छुट्टी की घोषणा अखिलेश यादव जी ने की थी। बिल्कुल। अभी एक सज्जन कानपुर के वो बोल रहे थे कि कानपुर से कोई ब्राह्मण नहीं आया। इनको पता नहीं है कि कानपुर से अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे विधायक हैं। अमिताभ वाजपेयी जी, अरे याद रखा करिए, आप ही के विधायक हैं भाई। हाँ, अमिताभ वाजपेयी जी जी। और उनके साथ हजारों ब्राह्मण जो है लखनऊ के सम्मेलन में शामिल हुआ था आकर के, और शायद वो भूल गए हैं कि आज जो है, आज कितने अपराधी जो हैं वो पूरे देश में घूम रहे हैं, पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। हिंदुस्तान के जो तिहाड़ जेल है उसमें एक अपराधी बंद है, वो वहीं से अंदर से ही लोगों को मरवा दे रहा है जी। लेकिन उनके लिए कोई कानून नहीं है। लेकिन विकास दुबे जैसे जो छोटे अपराधी थे, जिनको कोर्ट से सजा मिलनी चाहिए थी, ऐसे हजारों ब्राह्मणों का जो है काउंटर कराने का इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है, और ब्राह्मणों में भारी आक्रोश है। अभी आपने औरैया की घटना सुनी होगी। आप बहुत ही बुद्धिमान हैं कि औरैया में एक हमारे गवर्नमेंट के सरकार के सजाती बंधु ने हमारे जनपद लखीमपुर खीरी के एक ब्राह्मण डॉक्टर को इतना मारा, अपमानित किया कि वो थाने में रिपोर्ट लिखाने गए। वहां भी सजाती बंधु थे, थाने में भी वही लोग बैठे हैं। उनको न्याय नहीं मिला, उन्होंने कहा मैं आत्महत्या कर लूंगा, और वो नदी में कूद के आत्महत्या कर लिया। तो ये ब्राह्मणों का हाल है। उनको अपमानित किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, जिसकी झलक कल आपको लखनऊ की राजधानी, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ में दिखाई पड़ी। अब आप एक बात बताइए, आप निष्पक्ष कहिएगा कि पंडित जनेश्वर मिश्रा जी का 500 एकड़ का पार्क गोमती नगर में श्री अखिलेश यादव जी की सरकार ने बनाने का काम किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया। हजारों लाखों नागरिक उसमें टहलने जाते, लाभ लेते कि नहीं लेते? बिल्कुल किया। बहुत बड़ी मूर्ति इनकी जो है लगाई गई जनेश्वर मिश्रा जी की, और उनकी ही जयंती इस सरकार ने नहीं मनाने दिया, उसको प्रोहिबिटेड कर दिया। ये कहाँ का न्याय है? अगर किसी ब्राह्मण समाज का कोई बहुत बड़ा नेता है, महापुरुष है,
जी। जो छोटे लोहिया इस देश को समता मूलक समाज की स्थापना करने की एक राह दिखाई, आज समाजवादी पार्टी उनके पद चिन्हों पे चल नहीं रही है। साहब, चिंता मुझे इसलिए हो रही है कि उनकी सत्ता पाने की छटपटाहट जो दिख रही है, एक कहावत है ना कि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे, कहीं वहां पे ना बैठ जाइएगा जाकर के। ना 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 पीडीए भी चला कतई जाए नहीं, हाथ से, एमवाई फैक्टर भी चला जाए, और उसके कतई बाद नहीं, यूनिवर्सिटी और तमाम संगठन पार्टी जो भी है भाई साहब, ब्राह्मणों वो का आपको पूरा कहे कि नहीं सम्मान साहब करती हम है, तो जाते वहीं ठीक है। भगवान परशुराम की जयंती की छुट्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों की विरोधी है, उसने जी। भगवान परशुराम की जयंती की हमारी घोषित की हुई छुट्टी को खत्म करने का काम किया। हमारे जो मिश्रा जी है, इनका जन्मदिन पार्क में नहीं मनाने दिया, और तो और हजारों ब्राह्मणों का जो है काउंटर कराने का काम किया। और अरे सब अपने फैक्ट जात के रखिए, जो सजाती बंधु हैं, अरे सुनिए सुनिए, ऐसे तो फंस जाएंगे ना, हजारों ब्राह्मणों का एनकाउंटर, अरे आंकड़े कहाँ ले जाएंगे साहब? हम 114 एनकाउंटर हुए, इसमें से 11 ब्राह्मण है। जब चाहेंगे, जो मुंह आप वहां जब पे चाहेंगे बोले तो थे, आंकड़े आपको 114 मिलेंगे। एनकाउंटर आप जब पुलिस के चाहेंगे रिकॉर्ड वो के तो मुताबिक आपके उसमें से 11 ब्राह्मण है साहब। चौका हजारों तो ब्राह्मणों का आपके लिखे एनकाउंटर कौन हुए से देश में करवा दिया? ऐसा कोई जिला नहीं बचा है, ऐसा कोई तहसील नहीं बचा, ऐसा कोई ब्लॉक नहीं बचा है जहां ब्राह्मणों को मारा ना गया उस सरकार में, अपमानित ना क्या किया बात गया। है उस्मानी साहब, इतना घोर अटूट अन्याय प्रेम जो अब नजर जो आ रहा है और उसी ब्राह्मणों का के बदला लिए, जो है, उसी का बदला और लोकसभा चाहिए के भी यही, चुनाव में ब्राह्मण समाज ने लेने चाहिए का भी काम भाई, किया और यही समाजवादी चाहिए, पार्टी लेकिन को बस चिंता इस देश बात की है। तीसरे नंबर की आऊंगा पार्टी बिश्नोई साहब, और ये बनाने सवाल का काम बिल्कुल किया पूछा है। जाएगा कि आपने भगवान परशुराम की जयंती पर जो छुट्टी समाजवादी पार्टी ने शुरुआत की थी, वो क्यों बंद कर दिया? उसके बाद मनीष जी आ रहा हूं आपके पास, सलील बिश्नोई जी। छुट्टी आप घर बैठ के परशुराम जी को याद भी नहीं करेंगे। हमारे हर कार्यालय में जो है परशुराम जयंती मनाई गई, उनका पूजन किया गया, उनकी अर्चना की गई। भगवान परशुराम जी को हम लोग विष्णु का अवतार मान के उनकी उसी तरह से पूजा करते हैं, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। और जहाँ तक ब्राह्मणों के एक जयंती मना लेने पर समाजवादी पार्टी इतनी ज्यादा उस पर अधिकार जमा रही है, हमारी भारतीय जनता पार्टी और उससे पूर्व की जनसंघ दोनों की स्थापना जो है ब्राह्मणों ने की, चाहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो, और भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी हो। हमारे यहाँ तो शीर्ष पुरुष जो है सब ब्राह्मण रहे हैं, और इस पार्टी पर पूरा आशीर्वाद ब्राह्मण समाज का है। इसलिए हमें कोई ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम इनकी जयंती कर रहे, इनकी जयंती पे छुट्टी कर रहे कि नहीं कर रहे। हम तो सबको सम्मान देते हैं, छुट्टी से कोई सम्मान थोड़ी होता। एक लाइन में, का मतलब तो ये ठीक है, एक लाइन में अवस्थी जी, इससे फर्क नहीं पड़ता ब्राह्मणों को कि छुट्टी रद्द कर दी गई? एक लाइन में प्लीज, इससे फर्क नहीं पड़ता क्या कि अगर परशुराम जयंती पर छुट्टी अवकाश घोषित किया गया था, उसको बीजेपी ने खत्म कर दिया, इससे फर्क नहीं पड़ता है? देखिए, ये जो लोग अवस्थी जी प्लीज रखते हैं उसमें ऐसा कोई बात नहीं है, नहीं, वो बताएंगे ना साहब बिश्नोई जी। इस बात को अवस्थी जी से पूछ रहा हूँ, बताया जाए कि ब्राह्मण संगठनों के बीच वो बैठते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता क्या ब्राह्मण समाज को कि बीजेपी ने परशुराम जयंती पर अवकाश जो शुरुआत की थी समाजवादी पार्टी ने, उससे बंद कर दिया, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि जिस दिन हमारे महापुरुष का जन्म हो उस दिन हम लोग दुगना काम करें, हम लोग समाज सेवा करें, छुट्टी करके हम घूमने चले जाएं बच्चों को लेके, छुट्टी करके हम पिकनिक मनाएं, इसलिए बहुत फर्क नहीं पड़ता। हम लोग परशुराम जयंती भगवान परशुराम के दिन सड़क पे रहते हैं, जगह जगह भंडारे करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, और ऐसा कोई लेके बैठते नहीं है कि छुट्टी कैंसिल। उस दिन हम लोग और काम करते हैं, हमारे महापुरुष है, उस दिन हमको अच्छा लगता है, हम उनकी मूर्तियां साफ करते हैं, मंदिर जाते हैं, हम और अपने सनातन धर्म के लोगों को लेके घूमते हैं। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा कि छुट्टी कैंसिल कर दी गई तो मार चूड़ी फोड़े डाल लेना, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा। सबसे अच्छा हमको लग रहा उस्मानी जी का, उस्मानी जी को ब्राह्मणों की इतनी चिंता है। मिश्रा जी का जन्मदिन नहीं, उस्मानी भैया 15 अगस्त का हमारा जन्मदिन है, आप आओ मनाओ आके, कोई ना रोकी, पूरी छूट है, यह दिखाओ आके अपनी एकता। बहुत जरूरत है इस समय हिंदू मुस्लिम का एक हो, कि जाने का है नहीं एक हुई पा रहे हैं। ठीक है, उस्मानी जी आएंगे। मनीष जी, क्या अब एक चुनौती के तौर पर देखा जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लिए कि अब मुस्लिम और यादवों को इकट्ठा करने, मंच पर लाने की जरूरत से पहले अपना ब्राह्मण समाज इकट्ठा कर ले, क्योंकि अब पी फॉर पंडित का कार्ड खेल दिया गया है?
चुनौती रहेगी क्या बीजेपी के सामने? हाँ बिल्कुल, वो तो साफ साफ दिख रहा है। कोई अभी बीजेपी के पास असल में अपने जितने नैरेटिव थे वो सारे नैरेटिव संकट में चले गए। वो जो राष्ट्रवाद का नैरेटिव था उसके जरिए बहुत एक अपील थी उसकी, ट्रम्प साहब के आने के बाद उसका एक तरह से पोस्टमार्टम ही हो गया। हाँ। आप मोदी ब्रांड था पहले, जो वही विधायक लड़ता था, वो ब्रांड जो है वही सांसद लड़ता था। जी। तो 24 में तो वो दिखा कि वो असर बेहद कम हो गया है। वो बनारस की सीट भी मैंने जीत का अंतर कम हो गया, अयोध्या तक हार गए, तो 35-40 सीट हार गए बिहार उत्तर प्रदेश में। जी। ये जो पूरा इनका एक नैरेटिव था, और हिंदुत्व का जो नैरेटिव था वो ये एक बात गई थी कि राम को लेकर के आएंगे, राम की पुनर्वापसी होगी, हमारी सांस्कृतिक विरासत की पुनर्वापसी होगी। लेकिन उसका क्या असर है आप देखिए, वो दूसरे कारणों से चर्चा में है। वो चंदा चोरी को लेकर चर्चा में है, जमीन लूट को लेकर चर्चा में है, चढ़ावा चोरी को लेकर चर्चा में है। तो अभी कोई ऐसा ढक्कन नहीं है बीजेपी के पास। और अभी आप देखिए कि वो ये 150 परीक्षाओं का फेल होना, लीक होना, जेनजी में जो गुस्सा है खास करके, जेनजी का भी 80% जो हिस्सा है वह भाजपा के कोर वोटर से आता है। इस बात को भी समझना, उसी की इतनी क्षमता है मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, उसी की उस लेवल की चिंता है। तो उसकी एक पीढ़ी लगभग जो एक पिछली पीढ़ी राम को लाने में लगी थी, दूसरी पीढ़ी जो है रोजगार के चक्कर में पड़ी थी। तो दोनों पीढ़ी का संकट आप इसी दौर में आपको दिखने लगा। तो एक चैलेंज तो है भाजपा के पास, अपने कोर वोटर को अपने साथ खड़े रखने का चैलेंज बिल्कुल है। इसी चैलेंज को चुनौती दे रहा है विपक्ष असल में, कि जैसे टेकन फॉर गारंटेड ना मान लो। जैसे आमतौर पे बहुत सारी हिस्सों में ये गुस्सा हो जाता है, कई बार ये गुस्सा हो जाता है कि हमको मान लिया गया है कि हम कहाँ जाएंगे, हम तो रहेंगे ही रहेंगे यहीं पे। ये हर पार्टी ने लगभग अपने अपने समय में किया। कुछ पार्टियों ने माइनॉरिटी को लेकर भी यही मान लिया। अब मान लीजिए एक अपर हिस्से को माना जाता है, सीएसडीएस का जितना रिपोर्ट है माना जाएगा 90% वोटर्स जो है अपर हिस्से का वो बीजेपी के पास जाता है, इसमें कोई दो राय थोड़े है। लेकिन उसकी भी एक सीमा है, उसको इस फाइनल मानना मुश्किल है। जैसे तैसे उसको आपको अपने कोर, तो भाजपा ने एक तरह से आरएसएस का कार्यालय बना दिया है राम मंदिर को। शंकराचार्य ने बोला है वो जब तक कार्यालय है तब तक मैं वहां नहीं जाऊंगा, अभी बोला है। फिर बोला उत्तर प्रदेश से 50% बीफ का व्यापार कैसे हो रहा है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा 50% बीफ का व्यापार अगर एक हिंदू मुख्यमंत्री है तो उसके रहते 50% कैसे जा रहा है। तो अब ये जो चैलेंज है, और योगी है तो मुख्यमंत्री आवास में क्या कर रहे हैं, ये सवाल भी उठा दिया। तो अब ये जो सवाल है ये सोशल लोकेशन से नहीं उठ रहा है, नहीं, लेकिन ऐसे ही पैच किया जा रहा है ना, कि ऐसे ही पैच किया जा रहा साहब, कि जैसे मुलायम सिंह यादव जी ने सदन में कहा था कि अगर और गोलियां चलवानी पड़ती और मौतें होती तो कोई फर्क नहीं था, हमें फक्र है कि हमने गोलियां चलवाई। अब उसको पैच किया जा रहा है क्या? सनातन का चोला ओढ़ने की कोशिश की जा रही है क्या? भगवा रंग अब ज्यादा पसंद आने लगा है अचानक क्या? अभी मुक्तेश्वरानंद जी के गुरुकुल के सबसे प्रिय छात्र हो गए इस वक्त अखिलेश यादव, और ये वही अभी मुक्तेश्वरानंद है जिन पर लाठी चलवाई गई थी इनकी सरकार में। अब जाकर माफी मांग रहे हैं क्योंकि शायद समझ में आ गया है कि नहीं, बिना इस राह पर चलने से सत्ता हासिल नहीं होगी। इस बात को भी तो समझना होगा ना, और ये भी तो जनता देख रही होगी ना मनीष जी। हम तो ये हमारा तो ये मानना है कि अभी भी वो जो कोर वोटर है भाजपा का वो जाने वाला नहीं है कहीं पे। ये हमारा ये भी मानना है। ये संभव है, गुस्सा वहां बहुत है, तनाव बहुत है, अपने धर्म को लेकर के भी चिंता है, अपने बच्चों के रोजगार को लेकर के भी चिंता है। 10-12 सालों में जो उसने सपना देखा था वो सारा सपना उसका ध्वस्त हो गया, गुस्सा बहुत है। लेकिन ये भरोसा कैसे दिलाइएगा? रुकिए ना, रुकिए, उस्मानी साहब से भी ये सवाल है। मनीष जी पहले आप बताइए, ये भरोसा कैसे समाजवादी पार्टी दिला पाएगी जब दोहरा सनातन धर्म का रवैया दिखाया जाएगा? दिल्ली में आपके सांसद सनातन का अपमान करते हैं, साधु के वेश में पप्पू यादव बैठते हैं त्रिपुंड लगाकर, और आपके जो सांसद हैं उनके पैरों पे भगवान राम की तस्वीर जाती है। वहां पर रुख आपका अलग होता है। लखनऊ में आप भगवान राम और हनुमान के प्रतीकों को 51 हजार रुपए दे रहे होते हैं, वहां जय श्री राम का उद्घोष हो रहा होता है। तो वहां सनातन का सम्मान और वहां अपमान कैसे चल पाएगा? ये भी तो देखेंगे ना ब्राह्मण समाज के लोग। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि ये समाजवादी पार्टी का पिच नहीं है जिस पिच पर ये बैटिंग कर रहे हैं इस समय। ये उनका पिच नहीं है, ये पिच भाजपा आरएसएस का है। देखिए अलग अलग पिच होते हैं। आप धर्म की पिच पर आप बैटिंग बहुत दूर तक नहीं कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक न्याय के पिच पर भाजपा बहुत दूर तक बैटिंग नहीं कर सकती, वहां फंस जाएगी।
वहां उसको अगर इस मोर्चे पर आना पड़ा तो। अरे नहीं क्योंकि साहब, अब जो ये इसमें बीजेपी कहां से आ गई? ये तो डबल पिच पर समाजवादी पार्टी खड़ी है ना। दिल्ली में सनातन के रुख उसके लिए मैं क्या कह रहा हूं? दूसरा है मैं और क्या कह रहा लखनऊ हूं? मैं में ये दूसरा कह है। रहा हूं बेसिकली अपनी पिच पर बैटिंग करते हुए भी उस पर जोर देते हुए ही किसी और राजनीति की बात की जा सकती है। अभी मैं देख रहा हूं कि पिछले 6 महीने से सामाजिक न्याय का जो सवाल है, उसके अगले चरण का जो सवाल है, वो उनके एजेंडे में कहीं आ नहीं रहा, कहीं उस पर बहुत विस्तार से बात नहीं हो रही है। उसको टेकन फॉर गारंटेड मान लिया है शायद सपा ने, और शायद ये बड़ी गलती करेगा। जी बिल्कुल। आरिफ उस्मानी साहब आपके पास आऊंगा, क्योंकि ये वाकई में बड़ी गलती साबित हो सकती है आने वाले समय में। लेकिन अभिषेक मिश्रा जी, आपने 12 में 51 ब्राह्मणों को टिकट दिया था, 7 जीते थे, तो उस दौर में भी आपको जो आप कहते हैं कि ब्राह्मण हमारे साथ है, उतना सपोर्ट तो नहीं नजर आया था ना। और क्या जो आप ब्राह्मण, दलित और समाजवादी की जो एक आपने जो सिनेरियो सेट किया था, उसमें क्या सेंधमारी कर रही है सपा? और आपका जो आपने तैयार किया हुआ है रणनीतिक पिच, कहीं ना कहीं उसमें सेंधमारी है, उससे आपको तकलीफ है क्या? देखिए, हमारी जो बहन कुमारी मायावती जी हैं, उन्होंने हमेशा सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय पर काम करने का प्रयास किया है। एक अच्छी कानून व्यवस्था, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा रोजगार। हाँ। और भाजपा में जैसे अभी हमारे वरिष्ठ अन्नू भैया ने एक बात कही कि ये हमारा परिवार है, तो देखिए, परिवार कार्यकर्ता का हो सकता है, पदाधिकारी का हो सकता है, मतदाता बहुत बुद्धिमान होता है। मतदाता परिवार मान के नहीं, वो दान दे रहा है, आपको मत का दान दे रहा है, तो आपको उसी सम्मान से उसकी सारी बातों को समझना होगा। क्योंकि आप खाली ब्राह्मण के आधार पर, आपकी आस्थाओं के आधार पर जब तक बांटने की कोशिश करेंगे, वो आपकी बातों में नहीं आएगा। वो इतना बुद्धिजीवी है। तो इसलिए जो भी बात होनी चाहिए सभी जातियों की होनी चाहिए, ना कि किसी एक जाति का अपमान करके या किसी एक जाति का सम्मान करके। और बहुत ही दुखद है कि पिछले कुछ समय से, खास करके सन 2014 के बाद से लगातार ये देखने में आ रहा है कि हर जगह, खास करके उत्तर प्रदेश में, सिर्फ जातिगत आधार पर बात होती है। कानून व्यवस्था को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर बात नहीं होती है। हनुमान जी के रथ के आगे नचाए जाने पर आस्था नहीं आहत होती है, लेकिन किसी के उस शब्द पे सवाल उठा देने पर आस्था आपकी आहत हो जाती है। तो इस तरीके की जब क्रियाकलाप चलते हैं, तो निश्चित रूप से जो वरिष्ठ और बौद्धिक रूप से मजबूत मतदाता है, वो निश्चित रूप से विचार करेगा और इस चुनाव में बहन जी का साथ देगा। ठीक है सलील बिश्नोई जी, ये बात तो सही है, ठेकेदारी तो नहीं लिखा रखी है बीजेपी ने कि अगर अखिलेश यादव सम्मान कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि नहीं दिखावा है, और आप हनुमान जी के प्रतीक को झंडा लेकर के बीजेपी का नचवा रहे हैं नितिन नवीन की यात्रा में। तो ये बात तो सही है, बीजेपी ने ठेकेदारी तो नहीं लिखा रखी है, ये भी तो अपमान कर रहे हैं आप। ठेकेदारी तो किसी दल के पास नहीं है, किसी जात विशेष के मतदाताओं का नहीं, फिर तकलीफ क्यों होती है अगर अखिलेश यादव ज्यादा सनातनी होने लगते हैं तो फिर दिखावा क्यों लगने लगता है? नहीं, दिखावा क्योंकि ये हमेशा उसका विरोध करते रहे। अब अपना चुनाव के पहले किसी को सम्मान देने लगे। चलिए, गलती थी, कि किसी मतलब ऐसे हनुमान जी के प्रतीक को बीजेपी का झंडा पकड़ा कर नहीं नचाना चाहिए था। मानते हैं गलती की गई? हो सकता है, अगर किसी की भावनाओं को ठेस लगी है तो ये गलत है, इसको नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब कोई हो, ये हुआ कि हनुमान जी आशीर्वाद देने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को पहुंचे थे, उनको रोड पर नचा दिया हमने। दूसरी दृष्टि से भी सोचा जा सकता है। अपने अपने सोचने का ढंग अलग है। आपके सोचने का है कि वो नचाया जा रहा था हनुमान जी को, हमारे सोचने का ढंग ये है कि हनुमान जी उनको आशीर्वाद देने आए थे। तो हर चीज की हर दो पहलू होते हैं। हनुमान जी भी तय कर चुके हैं क्या कि बीजेपी को ही आशीर्वाद देंगे, अखिलेश यादव को नहीं देंगे? देखिए, हमेशा से ये रहा है कि हम धर्म के साथ चले हैं, हमारे साथ हमेशा ईश्वर की कृपा रही है। जो लोग राम के अस्तित्व को नकारते थे, आज वो राम और हनुमान के साथ चलने को तैयार हैं। उनका कहीं ना कहीं स्वार्थ है। जी, और राम के प्रति आस्था, ब्राह्मण समाज के प्रति आस्था दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं बनावटीपन तो लगेगा। ठीक है, बताइए, जवाब दीजिए उस्मानी साहब। बनावटीपन, और ये बनावटीपन इसलिए क्योंकि दिल्ली की तस्वीरें देखी संसद भवन की इस देश ने, और लखनऊ की भी देखी, और इसलिए आरोप ये कि ये बनावटीपन है, क्योंकि राम मंदिर नहीं जाएंगे आप, अयोध्या में जाएंगे, चुनावी रैली करेंगे, लेकिन राम मंदिर नहीं जाएंगे। अभी गोली चलाने की बात हो रही थी
तो अभी जब जंजी अपना आंदोलन चला रहा था दिल्ली में, तो उसके ऊपर जो पानी की बौछार और जो गोलियां चलाई गई, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री, कोई भाजपा नहीं देती है, उसका आदेश अधिकारी देते हैं। और जो गोली चली थी अयोध्या में, उसका आदेश यही नृपेंद्र मिश्रा जी ने दिया था, जो आज राम जन्मभूमि न्यास समिति के अध्यक्ष हैं। और चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, जो 1000 से ज्यादा शिलाएं जो पूरे देश से अयोध्या आई थी, मुलायम सिंह यादव जी ने खुद स्वीकार किया है, खड़े होकर हाँ मैंने गोली चलवाई थी। लखनऊ की राजनीतिक रैली में मुलायम सिंह यादव का वीडियो है, उन्होंने कहा था कि हाँ गोली चलानी पड़ी थी और संविधान और देश की रक्षा के लिए, बाबरी मस्जिद की रक्षा के लिए हमने गोली चलवाई थी। इस बात को मनीष शर्मा जी भी कहेंगे। आदेश जो है वो अधिकारी देते हैं, कोई नेता नहीं दे सकता है। और मुलायम सिंह जी ने तो गर्व से कहा था कि हमने आदेश दिया। जिस धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, यही धर्मेंद्र प्रधान जी जो है वो ब्राह्मणों को, ठाकुरों को, ऊंची जात के लोगों को अपमानित करने के लिए यूजीसी कानून लाए थे। और यूजीसी कानून के लिए पूरे देश के ब्राह्मणों ने आंदोलन चलाया था, जगह जगह बवाल हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी इनके मंत्रियों ने, केंद्र की सरकार के सारे मंत्रियों ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं होगा। लेकिन जब इन्होंने नीट परीक्षा का पेपर लीक कर दिया और सैकड़ों परीक्षाओं के पेपर लीक कर दिए, तो इस देश का जो युवा वर्ग है उसमें ज्यादातर बहुतायत संख्या जो है वो भारतीय जनता पार्टी समर्थकों की थी। वो नाराज हो गया और रोड पे आ गया, तो उन धर्मेंद्र प्रधान जी को का इस्तीफा भी हो गया। तो ये आपको देखना है कि आप क्या कर रहे हो इस समाज के साथ। कहीं आप यूजीसी ला करके इनको जो है, इनको बदनाम कर रहे हैं, इनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। कहीं आप जो है, अरे साहब सुनिए ना प्लीज, फिर मैं अगर याद दिलाने लगूंगा कि नरेश अग्रवाल समाजवादी पार्टी से सांसद थे और रम में कौन बसे ... विस्की में ... इसके अलावा अगर मैं याद दिलाने लगूंगा रामचरितमानस के साथ क्या व्यवहार किया गया था लखनऊ में, आपकी पार्टी में थे उस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य, फिर मिर्ची लगेगी ना साहब। मंत्री है तो आप फिर मैं आपको बता रहा हूँ, आप याद कर लीजिए कि नरेश अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी में है। जो जितना अपमान करता है राम का, जो जितना राम का अपमान करता है, भगवान का अपमान करता है, वो भारतीय जनता पार्टी में उतना ही बड़ा नेता होता है। नहीं साहब, तो उस वक्त तो आप ही की पार्टी में थे और उस वक्त टोक देना चाहिए आपको, एक भी बयान नहीं आया था। ये तो हम बता रहे हैं ना आपको कि हमारी पार्टी में तो मनोज पांडे जी भी थे, लेकिन उनकी पहचान बाद में होती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भेजते हैं कि जाइए वहां और समाजवादी पार्टी को बदनाम करने का काम करिए। उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी में वापस चले जाते हैं। उस्मानी साहब ठीक है, बिल्कुल वापस ये सवाल सलील जी से बिल्कुल पूछा जाएगा कि अगर आप उन पर आज सवाल उठा रहे हैं कि उन नेताओं ने समाजवादी पार्टी में रहते हुए सनातन के लिए टिप्पणियां की, तो साहब कौन सा वॉशिंग पाउडर आपने उन पर घिस दिया था, उसके बाद आपने अपनी पार्टी में ले लिया था एमएलसी साहब? नहीं, भाजपा के जो उस्मानी साहब कह रहे थे कि भाजपा के राज्यसभा सांसद रहे, भाजपा ने कभी उन्हें राज्यसभा सांसद नहीं बनाया। अरे पार्टी में शामिल किया था ना। अरे उनके बेटे सरकार में कैबिनेट मंत्री, उनके बेटे हैं, बिल्कुल है। एमएलसी साहब कैबिनेट मंत्री हैं आपके वहाँ। बेटे और बाप की तुलना नहीं की जा सकती। आज कैबिनेट मंत्री फिर क्यों साहब अखिलेश यादव को दोषी ठहराते हैं? मुलायम सिंह ने गोली चलवाई थी, बेटे से अगर बाप की तुलना नहीं करेंगे फिर अखिलेश यादव को क्यों जिम्मेदार बताते हैं? अब तो खत्म कर दीजिए चैप्टर। गोली चलवाई थी, लेकिन उन्होंने, अखिलेश यादव जी ने हमेशा विरोध किया राम मंदिर का। गोली तो मुलायम सिंह कभी नहीं विरोध किया, कभी नहीं विरोध किया। आप एक क्यों नहीं? आप अखिलेश यादव जी का आप एक वीडियो दिखा दीजिए, अखिलेश यादव जी का एक वीडियो दिखा दीजिए कि उन्होंने विरोध किया है। नहीं तो समर्थन भी नहीं किया ना, एक भी शब्द नहीं किया। और आज तक यही बार बार ये देश की जनता भी पूछती है कि साहब एक बार आप राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक बार आप अभी तक क्यों नहीं गए? अरे भाई वहां तो शंकराचार्य जी जो है पूरे देश में अपने एक आंदोलन चला रहे हैं, हर विधानसभा में जा रहे हैं, हर जिले में जा रहे हैं। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गौ माता को सबसे ज्यादा अपमानित करने का काम किया है। वो कोई पैसा नहीं मांग रहे आपसे। अरे नहीं साहब, सवाल ये है कि अखिलेश यादव अब तक राम मंदिर क्यों नहीं गए? शंकराचार्य पर बहस कर लेंगे, डिबेट कर लेंगे। बिल्कुल राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग कर रहे हैं शंकराचार्य। सर सवाल ये है कि अखिलेश यादव राम मंदिर अब तक क्यों नहीं गए?
भाई उस्मानी है कैसे? साहब। आप घोषित करो ना उसको। अरे आप तो हम लोग तो गौ माता कहते हैं भैया। बीफ निर्यात के सबसे अब बड़े, हम अपनी अम्मा पूरी का दुनिया के राष्ट्रमाता सबसे थोड़ी बड़े बोलते देश हैं। में नहीं साहब, सबसे बड़े एक्चुअली देश अम्मा बन कह ही गए। रहे हैं। सुनिए ना, आज ये पूरे शुरू देश से में गौ तुम्हारा माता को डंका बज पूजते रहा है। हैं। बीफ के निर्यातक देश केदारेश्वर दिवाली के मंदिर बाद का जिक्र गोवर्धन किया पूजा जाता में है गौ अखिलेश माता यादव की को वजह से। नहीं, और क्या अच्छा, तो यही वजह है आपको उस्मानी घोषित साहब करने की का राम मतलब- मंदिर की चौखट पर अयोध्या जाते हैं और राम मंदिर की चौखट पर माथा टेकने नहीं पहुंचते हैं? या फिर इसकी वजह यह है कि बाबरी मस्जिद से उसका इतिहास जुड़ा हुआ है और अखिलेश यादव पहुंच जाएंगे तो एक विशेष वर्ग नाराज हो जाएगा, इसलिए अखिलेश यादव अयोध्या जाते ऐसा हैं नहीं है, लेकिन राम ऐसा मंदिर नहीं नहीं है। पहुंचते हैं। कल्याण जिस सिंह दिन की सम्मा- मट्टी में नहीं जाएंगे, जिस कल्याण दिन- सिंह की अर्थी में नहीं जिस जाएंगे, दिन वहां जाएंगे इलाहाबाद। देखिए, हमारे सारे नेता, हमारे सारे लोग गए। आपको क्या पता वो गए कि नहीं गए? कोई जरूरी है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरा प्रोटोकॉल के साथ जा रहे हैं, पूरा जाम लगवा दे रहे हैं, पूरा चंदा नहीं साहब। चोरी किए लिए जा रहे हैं, पूरा वहां का सोना चांदी जो चढ़ावा आया सब लूटे लिए जा रहे हैं, तभी वो मानेंगे कि आप गए कि नहीं गए। कोई वेशभूषा बदल के अपना मतलब सामान वेशभूषा निकलवाए, बदल अपना कर उपासक अखिलेश बन यादव के गए तो जा उस्मानी साहब सकता ये है। आप कह रहे हैं? इसमें कौन सी बात है? ये वायरल हो जाएगा साहब आपका तो स्टेटमेंट। अगर कौन आप सी लोगों बात ने है? चंदा यकीन दिया है मानिए। तो रसीद अरे दिखाओ। भाई चंदा नहीं दिया। और मुझे अच्छा, लगता है तो कि तुमने शायद कौन आपको सा डांट भी तलाक पड़ दिया जो सकती 3 है तलाक पे तुम अगर कानून आप ये बना रहे बात हो? स्वीकार कर रहे भाई हैं तुमने कौन सी और शादी दावे के की साथ भाई? कह रहे हैं कि अखिलेश कौन यादव हो गए तीन थे तलाक वेशभूषा बनाने बदल वाले? कर गए थे। भाई तीन तुम हिंदुओं कौन हो से के शादी 3 कर तलाक रहे पे हैं, कानून इसलिए हम लोग बनाने 3 वाले? तलाक का भाई वो कर तुमने, रहे हैं। अरे तुमने शादी की है यार, जो 3 मनीष तलाक शर्मा पे तुम जी। कानून बनाओगे? अगर तुमने उस्मानी शादी साहब की है कह तो रहे हैं 3 कि तलाक वेश बदल कर गए थे भाई, आमिर आप खान लोगों ने बनाओगे? देखा नहीं था। हम 3 तलाक ढिंढोरा पे नहीं तुम कानून पीटते हैं। बनाओगे? क्यों मनीष बनाओगे? शर्मा जी। अपनी बहनों के अगर पक्ष कहीं में। गलत काम हो रहा है, अगर कहीं गलत काम हो रहा है तो अच्छा, एसआईटी फिर क्यों गठित की? हमने चंदा नहीं दिया था तो तुमने एसआईटी क्यों गठित की? फिर यहाँ एसआईटी गठित हुई, फिर केंद्र ठीक है, दूसरी वापस आ रहे हैं SIT। ना? हमको तो लग रहा है ये केंद्र और प्रदेश की लड़ाई है। अच्छा, यूजीसी कानून क्यों लाए थे? अपमानित करने के लिए ब्राह्मणों को नहीं लाए थे यूजीसी का कानून। चलिए, वक्त ये खत्म पिछड़े हो रहा। समाज मनीष के शर्मा दलित जी, को लड़की कह देगी कि इन्होंने ये हमको बयान देखा है उस्मानी घूर के, साहब का, वो जेल चला जाएगा। वो कह रहे हैं वेश बदल कर गए थे भाई, आप लोगों ने देखा नहीं? मनीष शर्मा जी। हाँ, बिल्कुल नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा। पप्पू यादव के साथ हमारे गए थे। सारे नेता, अवधेश प्रसाद जी, सारे लोग, पूरी पार्टी, ऐसा कोई नहीं जो समर्थन। नहीं, अच्छा, अखिलेश यादव एक की बात बताओ। हो रही है। अच्छा, अब हमारे लोग अब गए, आप पलटिए नहीं उस्मानी साहब प्लीज। अगर हाँ गए, वो भी गए, भेष बदल के गए। सामान्य जो भेष सामान्य बदल के काहे दर्शनार्थी गए है, भैया? हाँ, अरे क्यों भेष जाए? बदल के काहे गए? क्यों जाए भगवान के दरबार में प्रोटोकॉल लेकर के? क्यों जाए? अरे प्रोटोकॉल भगवान से अपने बड़ा चेहरे कोई है? पे तो जाए, अपना ठीक है, अरे आप रुक ऊपर जाओ। वाले से कोई बड़ा है? अवस्थी जी आप बताइए, कोई ऊपर वाले से बड़ा है? कितने बड़े तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, कितने बड़े मुख्यमंत्री बन जाओ, ठीक है क्या उस्मानी ऊपर वाले से साहब, बड़े हो उस्मानी जाओगे? साहब लेट मी फिनिश प्लीज प्लीज। मनीष शर्मा जी, उस्मानी साहब तो कह रहे हैं भाई वेश बदल कर गए थे, आप लोग देख ही नहीं पाए। जबरदस्ती आप लोग सवाल उठाते रहते हैं कि अखिलेश यादव नहीं गए राम मंदिर। नहीं, देखिए इसमें न सफाई देने की जरूरत है, न सफाई लेने की जरूरत है। भाजपा भी ये क्यों कहेगी कि क्यों नहीं गए राम मंदिर? ये हम तय करेंगे, हमारा व्यक्तिगत मसला हो सकता है। हम हजार और मंदिरों में जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि अयोध्या ही जाएं। और इधर सपा को भी हमको लगता है कि इस पे कोई सफाई क्यों दे रहा है, क्यों सफाई दे रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे तो जिसे हम राजनीतिक रूप से बहुत अलगाव में पड़ जाएंगे। अरे भाई, आपके जब हिंदू धर्म के शंकराचार्य नहीं तो बोल अगर रहे ये हैं, बात होगी मनीष शर्मा जी, ये हास्य प्रयास का विषय नहीं हो सकता। हालांकि उस्मानी साहब ने कह दिया, किस तथ्य पर कह दिया, लेकिन अगर ये बात होगी कि भाई हमारी जहां मर्जी होगी, हमारा जहां मन होगा वहां जाएंगे, या फिर हमारी जहां पर ज्यादा बेहतर समझेंगे, तो ऐसे तो साहब की गठबंधन जिसके साथ है तो वो तो बाबर की मजारों पर जाते हैं, राम मंदिर नहीं जाते हैं, तो जनता ये भी तो सवाल करेगी ना साहब। नहीं, ये देखिए, जवाहरलाल बात नेहरू, क्या है? सोनिया गांधी, राजीव गांधी और उसके बाद 2005 में राहुल गांधी। तो अगर जिसकी जहां श्रद्धा होगी, बात ये आएगी कि जिसकी जहां श्रद्धा होगी वो वही जाएगा, तो फिर बाबर की मजारों पर जाने के लिए श्रद्धा है, राम मंदिर जाने के लिए समय नहीं है, फिर किस चीज का सनातनी चोला ओढ़ने की कोशिश की जा रही है? उमेश जी, मैं ये कह रहा हूं कि राम मंदिर को पॉलिटिकल मंदिर में बदल दिया भाजपा की राजनीति ने। आप इस बात को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? उसको पॉलिटिक्स का एक सेंटर बनाया, उसको 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 हिंदू धर्म के कंट्रोल से बाहर रखा, उस पे आरएसएस और विहिप का कब्जा रहा, वहां कोई भी धर्म क्षेत्र को सौंपा ही नहीं गया। आज उसकी जितनी लूट है, साहब फिर सवाल यही है ना, फिर दूरी क्यों, वजह क्या है? आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने दूरी क्यों बना रखी है? और इस अगर बीजेपी एजेंडा चला रही है, आरएसएस एजेंडा चला रहा है, उसका खुलासा करिए, जाकर के बताइए कि साहब देखिए ये गड़बड़ियां है। नहीं, वो खुलासा उसका देखिए राम मंदिर की राजनीति करना और राम मंदिर में भ्रष्टाचार पे बोलना, ये दो अलग अलग चीजें हैं।
भ्रष्टाचार पे बोलना, वहां जो भ्रष्टाचार हुआ है, साहब भ्रष्टाचार तो चलिए अभी खुलासा हो गया, लेकिन राम मंदिर पर राजनीति, राम मंदिर राजनीति का केंद्र तो दशकों से है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और अब जाकर के लोगों को यह पता चल रहा है कि केवल और केवल राजनीति, कोई आस्था से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। वो एक तरह से उसको, जैसे अडानी बैंक है, उसी तरह भाजपा ने राम मंदिर को भी एक बैंक में बदल दिया। ये बात तो खुल गई कि ये शुद्ध पॉलिटिकल आंदोलन था, इसका धर्म से कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। जी ठीक है। अभिषेक मिश्रा जी, लास्ट कमेंट आपका, क्या वाकई में राम मंदिर सियासत का केंद्र जरूर रहा है? अभी भी राम मंदिर से ही सियासत उत्तर प्रदेश के इर्द गिर्द घूमेगी क्या? निश्चित रूप से अब उसके इर्द गिर्द नहीं घूमेगी, लेकिन सन 92 से लेकर आज तक भाजपा और सपा ने इसको सियासत का केंद्र बनाकर ही रखा है। और जो भाजपा अभी ये सवाल करती है कि दूसरे लोग सवाल नहीं कर सकते, उस पर तो ये लगता है कि जैसे अगर किसी का रेप हुआ, अगर आपका नहीं हुआ तो आप नहीं बोलोगे, या किसी का मर्डर हो गया तो वो खुद आके बोलेगा, वही गवाही देगा, आपने देखा तो आप नहीं बोलोगे कि आप गवाही नहीं दे सकते हो। तो इस तरीके की बातें बिल्कुल निरर्थक है और जनता इन चीजों को जान चुकी है पूरी तरीके से, और निश्चित रूप से इस बार वो अच्छे तरीके से समझ करके अपना मतदान करेगी और इन सब चीजों को दूर करेगी। बिल्कुल, आने वाला वक्त बताएगा कि जनता की जो सुई है वो किस ओर जाकर के बैठती है, ऊंट किस करवट बैठेगा सियासी, क्योंकि लगातार जिस तरह से पीडीए का अर्थ बदल करके अब पंडित और अगला कर दिया गया है, उसका एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो संदेश कितना फिट बैठेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि यूपी में इस बात की तनातनी है कि कौन सबसे बड़ा सनातनी है, क्योंकि पिछले दिनों जो तस्वीरें नजर आई राजधानी लखनऊ से और समाजवादी पार्टी के कार्यालय से, वो कहीं ना कहीं दिखा रही है कि ब्राह्मण समाज की ओर या हिंदुत्व की ओर इस बार थोड़ा सा झुकाव बढ़ रहा है। तो क्या समाजवादी पार्टी ने ये मान लिया है कि जो डीएमवाई फैक्टर दलित, मुस्लिम और यादव के भरोसे वो चुनावी मैदान में उतरते थे, वो हमारा कोर वोट बैंक हो गया है? अब जो हमारे पास नहीं था, यानी कि ब्राह्मण वर्ग नहीं था, जनरल कैटेगरी बहुत कम मायने में थी, अब उसको साधने की जरूरत है। शायद उसी तस्वीर पर सपा आगे बढ़ रही है, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि ये जो सियासी रणनीति है ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।